हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल सी अन नीट दंगल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5 और आज टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो चले हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है। यू का मतलब है ट्रू, हम लोग पहले भी ये पढ़े हुए हैं। कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब हम यूकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद समझाती हूँ। द डोमेन यूकैरिया includes a vast diversity of life, a vast diversity of life like protist, plant, animals, and fungi and fungi। यूकैरियोट के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स, फंगाई। ये सब किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। ये प्रोकैरियोट के अंदर नहीं रहते। द नेम यूकैरियोट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक मीनिंग, यानी जो यूकैरियोट वर्ड आया वो कहाँ से आया? ग्रीक से आया। सही। यूकैरियोट का मतलब क्या है? यूकैरियोट यानी ट्रू, रिफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मतलब यानी इसके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाए जाते। द नेम यूकैरियोट कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया। यूकैरियोट is derived from Greek, derived from Greek। मीनिंग क्या है यूकैरियोट का? तो हम यहाँ लिख लेंगे मीनिंग ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, referring to the presence of referring to the presence of a true bound nucleus, a true bound nucleus। यूकैरियोटिक सेल का वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक से आया। इसका मीनिंग क्या है? ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ट्रू बाउंड न्यूक्लियस यूकैरियोट के अंदर पाए जाते। अब हम इसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। हेडिंग डाल लेंगे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। पहले हम बात करेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन। लिख लेंगे यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन यूकैरियोट्स के पास एक्सटेंसिव इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता। अलग अलग मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते, जो कहाँ पाए जाते? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते और अलाउ करते स्पेशलाइज्ड फंक्शन इसके अंदर, सेपरेट एरियाज साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम यहाँ लिख लेंगे यूकैरियोट्स
cells have, यूकैरियोट के पास क्या पाया जाता, an extensive internal organization, an extensive internal organization पाया जाता, organization, यूकैरियोट के पास extensive internal organization पाया जाता with various membrane bound organelles, यानी अलग अलग membrane bound organelles भी पाए जाते with various membrane bound organelles, जो क्या कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, that compartmentalize the cytoplasm, और allow करते हैं, allowing the specialized functions, allowing for specialized functions to occur in separate areas. यूकैरियोट के पास क्या पाए जाते हैं, एक्सटेंसिव इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं अलग अलग मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल के साथ, वो कंपार्टमेंटलाइज करते हैं साइटोप्लाज्म के साथ और अलाउ करते हैं स्पेशलाइज फंक्शन होने के लिए सेपरेट एरियाज में साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के बारे में, तो हेडिंग डाल लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, प्रोकैरियोट के पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बंधा हुआ रहता, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। तो हम यहाँ लिख लेंगे they possess a true nucleus। यूकैरियोट्स के पास क्या पाया जाता, एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस जो इंक्लोज रहता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, यानी बंधा हुआ रहता है, इंक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बंधा हुआ रहता है न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, called the nuclear envelope। क्या बोलते हैं हम उसे, न्यूक्लियर एनवेलप। अब हम यूकैरियोट के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो हेडिंग डाल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यूकैरियोट के पास साइटोस्केलेटल एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनल सपोर्ट और इनेबल मूवमेंट। तो हम लिख लेंगे यहाँ, दे कंटेन cytoskeletal and locomotory structure that provide, जो प्रोवाइड करते हैं
internal support and enables movement or movement. enable मूवमेंट, यानी जो यूकैरियोट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है वो क्या कंटेन करता है, साइटोस्केलेटल एंड लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है इंटरनल सपोर्ट एंड इनेबल मूवमेंट। अब हम इन लोगों की बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल। यूकैरियोट के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यहाँ लिख लेंगे जेनेटिक मटेरियल। जो यूकैरियोट के पास डीएनए पाया जाता है वो ऑर्गेनाइज रहता लीनियर क्रोमोसोम्स के अंदर। यहाँ लिख लेंगे हम ये जो यूकैरियोट का डीएनए रहता, द डीएनए is organized into linear chromosomes, जो यूकैरियोट का डीएनए रहता वो ऑर्गेनाइज रहता लीनियर क्रोमोसोम में। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी अमॉन्ग यूकैरियोट्स। डाइवर्सिटी अमॉन्ग, हेडिंग लिख लेंगे डाइवर्सिटी अमॉन्ग यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोट सेल्स रहते वो प्लांट, एनिमल सेल्स और इंसेक्ट्स हैव की डिफरेंस। सबके पास अलग अलग डिफरेंस पाए जाते। प्लांट्स के अंदर जो चीज पाई जाती वो एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती, ऐसे कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि not all eukaryotes आर आइडेंटिकल। सब सेम नहीं रह सकते, आइडेंटिटी सबकी एक ही नहीं रह सकती। प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव की डिफरेंस। प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव की डिफरेंस। इन लोग के बीच में डिफरेंसेस पाए जा सकती, जैसे कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल पाया जाता, प्लास्टिड्स पाया जाता और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते जो एनिमल्स के पास नहीं रहते। अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते जो बहुत सारे प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट रहते। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। प्लांट के पास सेल वॉल पाए जाती हैं। प्लास्टिड्स भी पाए जाते एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी पाए जाते एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट्स के अंदर पाए जा सकते। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, एनिमल सेल्स typically have centrioles किस में काम आते हैं, सेल डिवीजन में काम आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। यहाँ हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट काम करते हैं सेल डिवीजन में।
जो एब्सेंट रहते, विच आर एब्सेंट इन, विच आर एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स। हम इसमें क्या पढ़े, जितने भी यूकैरियोट्स रहते हैं उसके अंदर, जैसे कि प्लांट है एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई की डिफरेंस रहता। जैसे कि प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल पाई जाती, प्लास्टिड पाए जाते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते, जो एनिमल सेल्स के पास नहीं रहते। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते, जो बहुत सारे प्लांट सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। तो थोड़े की डिफरेंसेस भी रहते। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। पहले हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं, हिस्टोरिकल डिस्कवरी, हिस्टोरिकल डिस्कवरी। हम सेल मेम्ब्रेन को डिटेल अंडरस्टैंड कब करें, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हर चीज को डिटेल में बता रहा था सेल के बारे में, जब भी हम सेल मेम्ब्रेन को भी अच्छे से समझ सके। तो हम यहाँ डालेंगे कि द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिटेल अंडरस्टैंडिंग of the cell membrane of the cell membrane structures became possible, structures became possible only with the invention of electron microscope in 1950s। यानी हम डिटेल्ड अंडरस्टैंड सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को करें, कब ये पॉसिबल था, जब हम इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था 1950s में, जब भी हम डिटेल स्ट्रक्चर जान पा रहे थे सेल मेम्ब्रेन का। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, केमिकल कंपोजिशन। जो सेल मेम्ब्रेन रहती यूकैरियोट्स की, वो किसकी कंपोज रहती, प्राइमरली कंपोज लिपिड्स एंड प्रोटीन। यानी जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई रहती यूकैरियोट्स की, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई रहती। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिख लेंगे कि द मेम्ब्रेन इज primarily composed of, यानी किसकी बनी हुई रहती है, composed of lipids and proteins, lipids and proteins की बनी हुई रहती। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, जितने भी मेजर लिपिड्स रहते वो फॉस्फोलिपिड्स रहते, जो क्या बनाते, बाइलेयर बनाते सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेकेंड पॉइंट, दैट द मेजर लिपिड्स आर
phospholipid, which form a bilayer। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेजर लिपिड्स रहते वो फॉस्फोलिपिड्स रहते और जो क्या बनाते, बाइलेयर बनाते। कोलेस्ट्रॉल एक दूसरी इंपॉर्टेंट लिपिड है जो किसके अंदर दिखती है, हमें मेम्ब्रेन के अंदर दिखती, फाउंड इन द मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे हम, कोलेस्ट्रॉल is another membrane important lipid component found in the membrane। यानी किसके अंदर दिखाया हमें, मेम्ब्रेन के अंदर, found in the membrane। अब फोर्थ पॉइंट ये लिखेंगे कि मेम्ब्रेन्स के पास क्या पाए जाती, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते। membranes also contain carbohydrates जो रेशियो रहता प्रोटीन और लिपिड का वो फिक्स्ड नहीं रहता, क्योंकि अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप के रेशियोज पाए जाते हैं लिपिड्स और प्रोटीन के। अगर हम ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो जो प्रोटीन रहता वो 52% पाया जाता और लिपिड 40% पाया जाता है ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर। रेड ब्लड सेल को ही हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, तो हम ये भी पॉइंट यहाँ लिख लेंगे। द रेशियो ऑफ प्रोटीन to lipid is not fixed, यानी ये फिक्स नहीं है प्रोटीन लिपिड की वैल्यू रेशियो, and varies between cell types यानी हर सेल के अंदर अलग अलग पाए जाते सेल टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट को ही हम ह्यूमन ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। It's roughly 52% प्रोटीन। ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर 52% क्या पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता, एंड 40% लिपिड, यानी लिपिड कितना पाया जाता, 40% पाया जाता, 40% लिपिड। अब हम यूकैरियोट का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखेंगे। हेडिंग लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। यूकैरियोट के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे रहता है, जो फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं वो अरेंज रहते
उनसे ही पोलार जो हेड रहता उनका बाहर की तरफ यानी एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ रहता, और जो उनका नॉन पोलार टेल्स रहते वो इनवर्ट्स यानी बाहर अंदर पाए जाते, शील्डिंग फ्रॉम वाटर, वाटर के अंदर। पॉइंट लिख लेंगे यहाँ। फॉस्फोलिपिड्स phospholipids arrange themselves with their polar with their polar polar यानी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड्स। हाइड्रोफिलिक हेड facing the outer aqueous, facing the outer aqueous environment और जो उनके नॉन पोलर हेड्स रहते हैं एंड देयर नॉन पोलर, जैसा पोलर को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हम नॉन पोलर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरते, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक टेल पॉइंटिंग इनवर्ट यानी अंदर पाए जाते, पॉइंटिंग इनवर्ट्स inward shielded from water, shielded from water। ये जो अरेंजमेंट है पोलर एंड नॉन पोलर का, वो क्या क्रिएट कर रहा है? एक स्टेबल बैरियर क्रिएट कर रहा है, किसके बीच में? सेल्फ इंटीरियर और सराउंडिंग के बीच में। ये भी हम पॉइंट यहाँ लिख लेंगे। दिस अरेंजमेंट क्रिएट, क्या क्रिएट करता है? अ स्टेबल बैरियर, एक बैरियर की तरह काम करता, अ स्टेबल बैरियर between the cell's interior यानी सेल्फ और सराउंडिंग के बीच में, एंड इट्स सराउंडिंग और सराउंडिंग के बीच में। अब हम यूकैरियोट्स के मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स की बात करेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जो यूकैरियोट के प्रोटीन्स रहते हैं वो एम्बेडेड रहते लिपिड बाइलेयर से, और क्लासिफाइड होते हैं उन लोग किसके साथ? क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एसोसिएशन विद द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट रहते हैं उससे ये क्लासिफाइड होते हैं। तो हम पहला पॉइंट ये लिख लेंगे कि प्रोटीन आर
embedded in the lipid bilayer, यानी जो प्रोटीन्स है तो वो लिपिड बाइलेयर में मौजूद होते, लिपिड बाइलेयर, and are classified based on, और हम इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, on their associated with membrane, दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक है इंटेग्रल प्रोटीन और एक है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन का मतलब क्या है, ऐसा प्रोटीन जो पार्शियली और कंप्लीटली बरीड रहता लिपिड बाइलेयर के साथ और इन्वॉल्व रहता ट्रांसपोर्ट और सिग्नलिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। और पेरिफेरल प्रोटीन किसको बोलते हैं, जो लूजली अटैच रहता मेम्ब्रेन के सरफेस से और एक्सपोज रहता पार्ट्स ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन से, यानी खत्म रहता इंटेग्रल प्रोटीन से। तो पहला लिख लेंगे हम टाइप, इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन का मतलब क्या है, ये पार्शियली और कंप्लीटली बरीड रहते, यानी बरीड विद द लिपिड बाइलेयर, buried with the lipid bilayer. They are often involved in transport and signaling. दूसरा टाइप है प्रोटीन का पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन्स यानी जो लूजली अटैच रहते मेम्ब्रेन के सरफेस से और जो एक्सपोज करते पार्ट्स ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन के। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, loosely attached to the surface of the membrane, often to the exposed part of इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, हेडिंग डाल लेते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिए, सिंगर एंड निकोलसन दिए 1972 में। और लोग वाइडली एक्सेप्ट करे मॉडल सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का। तो हम पहला पॉइंट लिख लेंगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिए, प्रपोज्ड बाय सिंगर
एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट मिलकर दिए। निकोलसन कौन से ईयर में दिए? 1972 में, इन 1972। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल रहता है वो किसका है? सिंगर एंड निकोलसन का। दिस इज द widely accepted model for the cell membrane structure. For the cell membrane structure, जो एक्सेप्टेड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ज्यादातर सिंगर एंड निकोलसन के बारे में ही पढ़ते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब हम समझेंगे मोजाइक का मतलब, लिख लेंगे यहाँ मोजाइक। जो मेम्ब्रेन रहती है मोजाइक ऑफ प्रोटीन्स की, वो एम्बेडेड यानी तो अटैच रहती फ्लूइड लिपिड की बाइलेयर से। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। द मेम्ब्रेन इज a mosaic of proteins embedded in or attached to the fluid lipid bilayer. Fluid lipid bilayer। जो मेम्ब्रेन रहती मोजाइक ऑफ प्रोटीन्स की, वो एम्बेडेड या तो अटैच रहती फ्लूइड लिपिड बाइलेयर से। अब हम समझेंगे फ्लूइड का मतलब। यहां लिख लेंगे फ्लूइड। द फॉस्फोलिपिड bilayer has a quasi-fluid in nature. जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहता उसका कैसा नेचर रहता? क्वासी फ्लूइड इन नेचर रहता। allowing the proteins and lipids to move laterally within the membrane. This property is referred to as membrane. This property is referred to as membrane fluidity। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसके पास क्वासी फ्लूइड नेचर पाया जाता, जो अलाउ करता प्रोटीन्स और लिपिड्स को मूव करने में मेम्ब्रेन, लेटरली विद द मेम्ब्रेन। ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर हम इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस देखें फ्लूइडिटी की, तो फंक्शनल
importance of fluidity फ्लूइडिटी एक क्रिटिकल प्रोसेस है जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ये फंक्शनल इंपॉर्टेंस है फ्लूइडिटी की। तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्लूइडिटी is a critical for processes like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, and cell division और सेल डिवीजन। हम ये स्लाइड के अंदर क्या क्या पढ़े एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। पहले हम यूकैरियोट का मतलब समझे। यू का मतलब है ट्रू, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोट के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता। The domain eukarya includes vast diversity of life, protists, plants, animals and fungi. यूकैरियोट्स के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यानी बहुत सारे लाइफ आते हैं जैसे कि प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। द नेम यूकैरियोट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। यूकैरियोट का वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक से आया। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है यूकैरियोट्स का? ट्रू न्यूक्लियस, रिफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रू बाउंड न्यूक्लियस है, यानी कि यूकैरियोट्स के पर क्या पाया जाता? ट्रू बाउंड न्यूक्लियस पाए जाते। फंडामेंटल कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोट सेल्स हैव एन एक्सटेंसिव इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन विद वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स के पास एक्सटेंसिव इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के साथ that compartmentalize the cytoplasm allowing for specialized function to occur in separate areas। ये compartmentalize करते साइटोप्लाज्म को और अलाउ करते स्पेशलाइज फंक्शन होने के लिए अलग अलग एरियाज में। अगर हम ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस की बात करें तो deposits a true nucleus enclosed by double membrane structure called the nuclear envelope। ट्रू न्यूक्लियस के ऊपर एनक्लोज रहता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात करें, दे कंटेन साइटोस्केलेटल एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर साइटोस्केलेटल एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनल सपोर्ट एंड एनेबल मूवमेंट। जेनेटिक मटेरियल देखें अगर हम यूकैरियोट का, डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लीनियर क्रोमोसोम्स। ये किसके अंदर ऑर्गेनाइज रहते हैं? लीनियर क्रोमोसोम में। अगर हम डाइवर्सिटी अमंग यूकैरियोट देखें, जितने भी यूकैरियोट्स रहते हैं जो उसके अंदर डिफरेंसेस, हर एक के अंदर अलग अलग डिफरेंस पाए जा सकते हैं। जैसे कि प्लांट और एनिमल के सेल्स, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट सेल के पास क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड्स पाए जाते, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते, जो एनिमल्स के पास नहीं रहते। और जो एनिमल्स के पास पाया जाता वो प्लांट्स के पास नहीं पाया जा सकता। जैसे कि एनिमल्स के पास क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल्स पाए जाते जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सेल डिवीजन में, जो एब्सेंट रहते बहुत सारे प्लांट्स के सेल्स के अंदर। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यूकैरियोट की, हम सेल मेम्ब्रेन को कब जाने? द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन structure became possible only with the invention of electron microscope in 1950s। जब इन्वेंट हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में, जब ही हम सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से पॉसिबल हुआ जानना। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? द मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो मेम्ब्रेन रहती है वो किसकी कंपोज रहती है, यानी किसके बनी हुई रहती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई रहती है। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। जितने भी इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं वो ज्यादातर मेजर लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं जो क्या बनाते हैं? बाइलेयर बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक अनदर इंपॉर्टेंट लिपिड कंपोनेंट है, किसके अंदर दिखता है? वो मेम्ब्रेन के अंदर दिखता है।
मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, मेम्ब्रेन के पास कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज नॉट फिक्स्ड, जो रेशियो रहती प्रोटीन और लिपिड की वो फिक्स में रहती, वैरीज बिटवीन सेल टाइप, अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग रेशियोज पाई जाती प्रोटीन लिपिड की। अगर हम ह्यूमन की बात करें, रेड ब्लड सेल, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर 52% प्रोटीन पाया जाता और 40% क्या पाया जाता, लिपिड पाया जाता। यहाँ ब्लड लिख लीजिए। अब हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करेंगे। फॉस्फोलिपिड्स अरेंज देमसेल्व्स विद देयर पोलर हेड्स फेसिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट। फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज रहते हैं, जो उनका पोलर हेड रहता है, यानी हाइड्रोफिलिक जो उनका हेड पाया जाता है, जो बाहर पाया जाता है, एनवायरनमेंट के पास पाया जाता है, और जो उनका नॉन पोलर टेल्स रहते वो अंदर पाए जाते। दिस अरेंजमेंट क्रिएट्स अ स्टेबल बैरियर बिटवीन सेल्स इंटीरियर सराउंडिंग। ये जो अरेंजमेंट है फॉस्फोलिपिड्स का, वो एक स्टेबल बैरियर बनाना किसके बीच में, सेल्स इंटीरियर और सराउंडिंग्स के बीच में। अगर हम प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें, proteins are embedded in the lipid bilayer and are classified based on their associated with the membrane. प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं लिपिड बायलेयर के साथ और वो क्लासिफाइड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन। दो टाइप के पाए जाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और कंप्लीटली बरीड रहते विद द लिपिड बायलेयर से। दे आर ऑफन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग। इंटीग्रल प्रोटीन का काम क्या है, इनका इन्वॉल्व रहते हैं लोग ट्रांसपोर्ट में और सिग्नलिंग में। पेरिफेरल प्रोटीन लूजली अटैच रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के सरफेस से और ये ऑफन एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। अगर हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात करें तो ये कौन दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन दोनों दिए थे 1972 में। ये हमको दिस इज द वाइडली एक्सेप्टेड, हम ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वाइडली एक्सेप्टेड जिसका मॉडल है वो किसका है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो हम पढ़ते फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो सिंगर एंड निकोलसन दिए 1972 में और वही वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। मोजाइक का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन इज अ मोजाइक ऑफ प्रोटीन्स, जो मेम्ब्रेन रहती है वो मोजाइक प्रोटीन्स की बनी से रहती है और एम्बेडेड रहती यानी तो अटैच रहती है फ्लूइड लिपिड बाइलर से। फ्लूइड का मतलब क्या है, फ्लूइड एक फॉस्फोलिपिड बाइलर है जिसके अंदर क्वासी फ्लूइड नेचर पाया जाता, जो अलाउ करता प्रोटीन्स और लिपिड को मूव करने के लिए लेटरली विद द मेम्ब्रेन के अंदर। दिस प्रॉपर्टी इज रिफर्ड टू एज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, हम इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बोलते हैं। फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी, इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी, इंपॉर्टेंस क्या है फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी इज क्रिटिकल फॉर प्रोसेस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। फ्लूइडिटी क्रिटिकल एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटिस और सेल डिवीजन होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हेडिंग लिख लेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल है। पहला पॉइंट यही लिख लेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये एक तरह के सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है ऐसा ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी के बगैर है, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जिसके अंदर एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला पॉइंट लिख लेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को, पैसिव ट्रांसपोर्ट movement of molecules
molecule without the expenditure of energy, यानी कोई भी एनर्जी ना लगे, without the expenditure of energy. और जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मूव हो सकते हैं, उनके कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई टू लो जा सकते हैं लोग। हाई टू लो में एनर्जी ही नहीं लगती। सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव डाउन, molecules move down their concentration gradient from high to low concentration, from high to low concentration. जो सिंपल डिफ्यूजन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो किससे होता है? न्यूट्रल, सॉल्यूट एंड गैसेस से होता। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता? सिंपल डिफ्यूजन होता न्यूट्रल, सॉल्यूट्स एंड गैसेस से, यूज्ड बाय न्यूट्रल, सॉल्यूट and gases. ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस यानी ये ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं जो स्पेसिफिक टर्म यूज होती है डिफ्यूजन ऑफ वाटर सेमी परमियल मेम्ब्रेन की अतराफ, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ जो डिफ्यूजन होता है वाटर का, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ लिख लेंगे ऑस्मोसिस और इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। The specific term for the diffusion of water, across a semi permeable membrane। इन के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैसा होता है? जो पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन्स रहते वो पास नहीं हो सकते नॉन पोलर लिपिड कोर से। इनको रिक्वायर रहती हेल्प होना इन लोगों को कैरियर प्रोटीन, इसलिए कि डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी इन लोगों को कैरियर प्रोटीन की जरूरत रहती डिफ्यूज होने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ लिख लेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा होता है इन लोग का? पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, which cannot pass through the non-polar lipid core require the help of carrier
protein to diffuse across the membrane. Across the membrane. हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या पढ़े? हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पहले ये पढ़े कि ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होना कोई सी भी चीज को हटाने के लिए। मॉलिक्यूल्स मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंटली, जो मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं वो हाई टू लो से आते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन कैसा आता है? इन लोग को न्यूट्रल सॉल्यूशन गैसेस से इनका सिंपल डिफ्यूजन होता। ऑस्मोसिस एक स्पेसिफिक टर्म है जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए यूज होती। फैसिलिटेड डिफ्यूजन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस व्हिच कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड कोर। ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो पास नहीं हो सकते नॉन पोलर लिपिड कोर से, उन लोगों को रिक्वायर रहती, यानी हेल्प रहती कैरियर प्रोटीन्स की डिफ्यूज होने के लिए मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी जिसके अंदर एनर्जी लगती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो खिलाफ रहता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, यानी ये लो टू हाई जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमको एनर्जी की जरूरत रहती। तो हम यहाँ लिख लेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स against their concentration gradient, यानी ये लो टू हाई जाता, नीचे से ऊपर, फ्रॉम लो टू हाई concentration gradient, ये कैसा प्रोसेस है? ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसको रिक्वायर रहती एटीपी। This is an energy dependent gradient which requires ATP। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल देखें तो Na+, K+ पंप जो मूव होते सोडियम आयन से लेके बाहर जाते और पोटेशियम आयन की सेल के अंदर चले जाते। तो हम इसका एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल जैसे कि Na+, K+ pump which moves sodium ions out and potassium ions into the cell। सोडियम को बाहर करते और पोटेशियम को अंदर लेते into the cell। ये किसके एग्जाम्पल थे? ये एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के है। अब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल के बारे में। हेडिंग लिख लेते हैं, सेल वॉल। जो यूकैरियोट की सेल रहती, सेल वॉल रहती, वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर रहती जो क्या बनाती? आउटर कवरिंग बनाती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो प्लांट्स, फंगाई और आल्गे के अंदर पाए जाती। तो हम यहाँ लिख लेंगे
a non-living rigid structure that forms an outer covering for the plasma membrane plasma membrane of plants, fungi and algae. सेल वॉल एब्सेंट किसके पास रहती है? हम लोग को पता है सेल वॉल एब्सेंट रहती है एनिमल्स के पास. इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, यानी एनिमल सेल्स के पास नहीं मौजूद रहती है सेल वॉल. अब इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का? तो हम फंक्शन लिख लेंगे सेल वॉल का. फंक्शन, सेल वॉल प्रोवाइड करता शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल. पहला पॉइंट लिख लेंगे, प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, यानी ये सेल को शेप देता एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता और ये प्रोटेक्ट करता सेल को मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से. सेल वॉल का और एक काम क्या है? सेल वॉल का और एक काम ये है कि प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. और ये सेल टू सेल इंटरैक्शन भी कराता. सेल वॉल क्या कराता? सेल टू सेल इंटरैक्शन भी कराता. सेल टू सेल इंटरैक्शन, ठीक है. और इसका काम क्या है? ये एक बैरियर के जैसा एक्ट करता अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से. act as a barrier to undesirable macromolecule. अब हम इन लोग के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे. पहले ये स्लाइड को हम एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्लाइड में केमिकल कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे. तो हम ये स्लाइड के अंदर क्या पढ़े? हम लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े. दो टाइप का ट्रांसपोर्ट रहता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जिसके अंदर एनर्जी नहीं लिखती और मॉलिक्यूल्स मूव होते नीचे से ऊपर से नीचे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में, और इनका जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूट्स और गैसेस से होता. और ऑस्मोसिस की बात करें तो जो स्पेसिफिक टर्म है सिंपल डिफ्यूजन की तो हम बात कर लिया, अब ऑस्मोसिस की बात करेंगे. स्पेसिफिक टर्म फॉर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो डिफ्यूजन होता वाटर का वो सेमी परमिएबल के अक्रॉस होता. फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस व्हिच कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड कोर require the help of carrier protein to diffuse across the membrane. पोलर मॉलिक्यूल्स के पास पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन पास नहीं हो सकते नॉन पोलर लिपिड से, तो इन लोगों को रिक्वायर हेल्प पड़ती कैरियर प्रोटीन की जो डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर लो टू हाई कंसेंट्रेशन होती. दिस इज एन एनर्जी डिपेंडेंट ग्रेडियंट विच इज रिक्वायर्ड एटीपी. ये एनर्जी डिपेंडेंट ग्रेडियंट है जिसके अंदर क्या रिक्वायर पड़ती? एटीपी. एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अगर एग्जांपल देखें तो Na+K+ इसका एग्जांपल है जो मूव करते सोडियम आयन को
और पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेते हैं। सेल वॉल क्या है? एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करती और फॉर्म करती है आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले क्या पाई जाती? सेल वॉल पाई जाती प्लांट्स के अंदर, फंगाई के अंदर और आल्गे के अंदर। ये एब्सेंट रहती है एनिमल सेल्स के अंदर। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, और इसको प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से। ये सेल टू सेल इंटरैक्शन करती है और ये एक बैरियर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स के जैसे भी एक काम करती है। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन। केमिकल composition आल्गे के पास क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाई जाती है जो किसकी बनी हुई रहती है? सेल्यूलोज की, ग्लाइकेंस, मैग्नीज एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से इसकी सेल वॉल बनी हुई रहती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे आल्गे। आल्गे की सेल वॉल किससे बनी हुई रहती है? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल वॉल made up of galactans, mannans, cellulose, and minerals like calcium carbonate. अगर हम वही दूसरे प्लांट्स के अंदर देखें, अदर प्लांट्स, यही सेल वॉल किसकी बनी हुई रहती? यही सेल वॉल बनी हुई रहती है प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई रहती है सेल वॉल। प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। यानी जो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर, दूसरे प्लांट्स के अंदर बनी हुई रहती है, किसकी बनी से रहती है? सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स और प्रोटीन से सेल वॉल बनी हुई रहती है। अगर आल्गे के अंदर देखें तो सेल किससे बनी हुई, सेल वॉल किससे बनी हुई रहती? ग्लाइकेंस, मैग्नीज, सेल्यूलोज, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई रहती है। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। लेयर्स कितने पाए जाते हैं प्लांट के अंदर? लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। पहली रहती है प्राइमरी वॉल। कौन सी रहती पहली वॉल? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल का फंक्शन क्या है? ये पहली लेयर है जो यंग प्लांट सेल के अंदर पाई जाती, जो थिन, फ्लेक्सिबल रहती और कैपेबल रहती ग्रोथ के लिए। यहां हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। द फर्स्ट लेयर formed in a young plant cell, it is thin, ये thin रहती, it is thin, flexible भी रहती है, and capable of growth, यानी ये ग्रोथ भी कर सकती है, and capable of growth। अब हम दूसरी वॉल की बात कर लेंगे जिसका है सेकेंडरी वॉल नेम। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल का फंक्शन क्या है? सेकेंडरी वॉल एक सेल मैच्योर हो जाता है इसके अंदर आके,
और सेकेंडरी वॉल फॉर्म कर लेती इनर साइड एक प्राइमरी वॉल जो थिक रहती, रिजिड रहती और प्रोवाइड करती स्ट्रेंथ। एज द सेल मैच्योर, जब सेल मैच्योर हो जाता, एज द सेल मैच्योर, a secondary wall is formed on the inner side of the primary wall. Primary wall, it is thicker, ये मोटी रहती, प्राइमरी वॉल में थिन थी, अब यहाँ आके क्या हो गई, थिक हो गई, थिकर। अब यहाँ आकर रिजिड बन जाती है, मोर रिजिड, वहां फ्लेक्सिबल थी, अब यहाँ रिजिड हो जाती है आकर, रिजिड। प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, अब ये क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ। वहां ग्रोथ कर रही थी, यहाँ क्या प्रोवाइड कर रही है, अब यहाँ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। जो थर्ड वाल है उसका नाम है मिडिल लैमेले, यहाँ लिख लेंगे हम मिडिल लैमेले। मिडिल लैमेले का फंक्शन क्या, मिडिल लैमेले एक लेयर रहती जो किसकी कंपोज रहती, कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई रहती, जो एक्ट करती एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह और होल्ड करती ग्लू को, यानी दो सेल को जुड़ाती नेबरिंग सेल से। तो हम यहाँ लिखेंगे अ लेयर primarily composed of कैल्शियम पेक्टेट, यानी ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई रहती, कैल्शियम पेक्टेट जो कैसे एक्ट करती, दैट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग, यानी दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग कराती है, सीमेंटिंग मटेरियल टू होल्ड और ग्लू नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यानी एक सेल से दूसरे सेल को जुड़ाती, नेबरिंग सेल टुगेदर। अब हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा ये एक तरह के माइक्रोस्कोपिक चैनल्स है जो ट्रैवर्स करते सेल वॉल एंड मिडिल लैमेले। पहला ही पॉइंट लिख लेंगे हम कि these are microscopic channels that traverse the cell and middle lamella। ये कनेक्ट करते साइटोप्लाज्म एडजेसेंट प्लांट सेल्स का और अलाउ करते कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बिटवीन देम। दे कनेक्ट the cytoplasm of adjacent plant cells
allowing for communication and transport between them। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे इस स्लाइड को रिवाइज करके। आज हम क्या क्या पढ़े उसमें हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़े, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़े। अब हम ये स्लाइड को रिवाइज कर लेंगे। केमिकल कंपोजिशन में अगर हम एल्गे की सेल वॉल को देखें तो एल्गे की सेल वॉल किससे बनी हुई रहती? ग्लैक्टन्स, मेन्नान्स, सेल्यूलोज प्लस मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रहती। अगर हम प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ अदर प्लांट्स के अंदर देखें तो ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की सेल वॉल्स बनी हुई रहती। अगर हम प्लांट सेल वॉल की लेयर्स देखें, पहली है प्राइमरी वॉल, जो फर्स्ट लेयर है जो क्या बनाती? यंग प्लांट सेल है। ये थिन रहती, फ्लेक्सिबल रहती और कैपेबल रहती ग्रोथ के लिए, प्राइमरी वॉल। जो सेकेंडरी वॉल है, ये जब सेल मैच्योर हो जाता सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाती। कहाँ से? अंदर की तरफ से, और ये प्राइमरी वॉल चले जाती। ये थिकर रहती, मोर रिजिड रहती और प्रोवाइड करती स्ट्रेंथ। अगर हम मिडिल लैमेले की बात करें तो ये एक लेयर रहती जो प्राइमरी कंपोज रहती कैल्शियम पेक्टेट की और एक्ट करती सीमेंटिंग मटेरियल, यानी दो सेल्स के बीच में ये सीमेंटिंग करती। अगर हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक चैनल से जो ट्रेवर्स करते हैं सेल एंड मिडिल लैमेले को, दे कनेक्ट, और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेंट प्लांट सेल एंड अलाउइंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन देम। अब हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल टॉपिक पढ़ेंगे अब हम। द यूकैरियोट इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स एंड फंगाई। यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या आता? प्रोटिस्ट आते, प्लांट्स आते और एनिमल्स, फंगाई आते। In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की मौजूदगी से साइटोप्लाज्म की बहुत सी कंपार्टमेंट बनती है। यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope. यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है जिसका अपना न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। In addition, eukaryote cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे कॉम्प्लेक्स चेन वाले और स्केलेटन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। Their genetic material is organized into chromosome. इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो किस में ऑर्गेनाइज रहता? क्रोमोसोम में। All eukaryotic cells are not identical. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स रहते वो आइडेंटिकल नहीं रहते। Plant and animal cells are different as the former possess cell wall, plastids and large central vacuole which are absent in animal cells. प्लांट के पास क्या क्या पाए जाते हैं? सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं जो एनिमल्स के पास एब्सेंट रहते हैं। On other hand, animal cells have centriole which are absent in almost plant cell. अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो ऑलमोस्ट प्लांट सेल्स के पास एब्सेंट रहते हैं। देखिए ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, देखो कैसा दिख रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही। इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जा रहा और ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है? ये गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी अपैरेटस। ये न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाए जा रही, वैक्यूल्स, ये पूरा क्या है? एक तरह का वैक्यूल है तो वैक्यूल भी पाया जा रहा। मिडिल लैमेले, यानी ये जो दो बीच का दिख रहा है इसको हम मिडिल लैमेले बोलते हैं, मिडिल लैमेले भी पाया जा रहा। सेल वॉल भी है इसके अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और ये राइबोसोम से राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आते। साइटोप्लाज्म, जो खाली खाली जगह उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जितनी भी खाली जगह है, ये पैरोक्सिज्म है। क्या है ये? पैरोक्सिज्म। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये प्लाज्मोडेस्माटा, यानी बीच के स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हम ये आगे जाकर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लाइसोसोम भी पाया जा रहा है, ये लाइसोसोम है। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जिसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम पाया जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एनिमल सेल। देखिए एनिमल सेल कैसे दिख रहा, एनिमल सेल के अंदर क्या क्या पाया जा रहा, इसके अंदर भी बहुत चीजें पाई जा रही है, जैसे कि माइक्रोविल्ली पाया जाता, गोल्जी अपैरेटस पाए जाते और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता, न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता और राइबोसोम भी पाए जा रहे। देखिए लाइसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसम, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल देखिए ये है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये है माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म जो खाली खाली जगह है वो क्या है, एक तरह का साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या है, एक तरह का डायग्राम है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की रीडिंग करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। Let us now look at individual cell organelles to understand their structure and functions. अब हम हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के। तो पहले है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी हम कब करें, जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हुआ। यानी जो हम मेम्ब्रेन के हर डिटेल स्ट्रक्चर को कब पढ़े, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell, enable the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. इसके दौरान सेल मेम्ब्रेन पर केमिकल स्टडीज हुए, खास करके ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पर। साइंटिस्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मुमकिन स्ट्रक्चर समझने में मदद किया। These studies showed that the plasma membrane is mainly composed of lipids and proteins. साइंटिस्ट को क्या मालूम हुआ कि सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो किसकी कंपोज रहती, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर। जो मेजर लिपिड्स है वो कौन से है, फॉस्फोलिपिड्स जो अरेंज रहते हैं एक बायलेयर में। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद द मेम्ब्रेन पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक सेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। जो लिपिड्स रहते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स से अरेंज रहते हैं बायलेयर में, और लिपिड्स अरेंज रहते मेम्ब्रेन पोलर हेड बाहर की तरफ रहते और हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ रहते। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. जैसे हमको ये मालूम है कि जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो प्रोटेक्ट रहती एक्वस इन्वायरमेंट से। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड के अंदर भी क्या पाया जाता, मेम्ब्रेन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता। Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrates. बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली ये रिवील कर दिए थे कि सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। रेशियो जो प्रोटीन और लिपिड्स का रहता हर एक सेल के अंदर अलग अलग रेशियो रहता। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द erythrocyte has approximately 52% and 40% lipid. एरेथ्रोसाइट को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखें मेम्ब्रेन ऑफ द एरेथ्रोसाइट ह्यूमन ब्लड सेल के अंदर 52% प्रोटीन पाया जाता और 40% क्या पाया जाता, लिपिड पाया जाता। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। दो टाइप के ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पाए जाते हैं, एक है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स lie on the surface of membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं। अगर हम वही इंटीग्रल प्रोटीन देखें तो वो पार्शियली यानी तो टोटली बरीड रहती मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए ये स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। ये क्या है, पूरा एक ये पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, शुगर पाया जा रहा है। ये कितना भी क्या है, ये शुगर है। और जो ये है येलो येलो कलर के ये क्या है, एक तरह की कोलेस्ट्रॉल है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये एक लेयर, ये जो लेयर है और ये लेयर, दो क्या है, ये बाइलेयर। बाई का मतलब दो, लेयर यानी लेयर, दो लेयर्स पाए जा रहे। तो ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, बाइलेयर पाए जा रहे। अब हम इसके बाद के आगे की एनसीईआरटी अब यहाँ से रीडिंग करेंगे।
An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972, widely accepted as fluid mosaic model. जो इम्प्रूव मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का वो कौन प्रपोज करे थे? सिंगर एंड निकोल्सन 1972 में, और ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड था फ्लूइड मोजाइक मॉडल. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. इसके मुताबिक लिपिड की क्वासी फ्लूइड नेचर ओवरऑल बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स को लेटरल मूवमेंट की अनुमति देती है. विथिन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी. मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की इस एबिलिटी को उसकी फ्लूइडिटी के तौर पर नापा जाता है. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर फंक्शंस जैसे कि सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शंस का बनाना, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन वगैरह के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है? ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को. द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर ऑफ इट. मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल है जो थोड़े मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट करती है आइदर साइड ऑफ इट. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy is called passive transport. Passive transport किसको बोलते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोई भी एनर्जी के बगैर ट्रांसपोर्ट कर सके इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर. वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. न्यूट्रल सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन के जरिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं. पानी भी इस मेम्ब्रेन के पार हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकती है. पानी की डिफ्यूजन से मूव करने को ऑस्मोसिस कहते हैं. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते नॉन पोलर लिपिड बाइलर से, they require a carrier protein of the membrane to facilitate the transport across the membrane. उन लोगों को कई की जरूरत पड़ती है कैरियर प्रोटीन की, क्योंकि उन लोगों को जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. थोड़े से आयन्स और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन. किसके खिलाफ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ. फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सच अ ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस. जो लोअर से हाई पे जाता कंसंट्रेशन में और इस ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी लगती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक तरह का एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसके अंदर एटीपी का यूटिलाइज होता है. एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है? Na+K+ पंप. अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में. एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. फंगाई एंड प्लांट्स में क्या पाया जाता? सेल वॉल पाया जाता. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, जो क्या बनाता? आउटर कवरिंग बनाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर. किसके अंदर पाया जाता? ये फंगाई एंड प्लांट के अंदर पाया जाता. सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स. सेल वॉल का काम खाली शेप प्रोवाइड करना और प्रोटेक्ट करना मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से यही नहीं है, बल्कि इसका काम सेल टू सेल इंटरैक्शन है और प्रोवाइड करता बैरियर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. आल्गे की जो सेल वॉल रहती है वो किसकी बनी हुई रहती है? सेल्यूलोज, ग्लैक्टान्स, मन्नान्स एंड मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रहती है. While in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins.
अगर हम दूसरे प्लांट्स के अंदर देखें, सेल वॉल किसकी बनी हुई रहती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी से रहती है. The cell wall of young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminish as the cell matures and the secondary wall is formed. सेल वॉल जो यंग प्लांट सेल के अंदर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल बोलते हैं, जो कैपेबल रहती है ग्रोथ के लिए. जब सेल मैच्योर हो जाता है, सेकेंडरी वॉल बन जाती, तो प्राइमरी वॉल क्या हो जाती? डिमिनिश हो जाती. ऑन द इनर टूवर्ड साइड ऑफ द सेल, अंदर से सेकेंडरी वॉल बनती. द मिडिल लेमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. मिडिल लेमेला एक लेयर है जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई रहती है, जो होल्ड करती है यानी तो ग्लू करती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को एक साथ. The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. सेल वॉल और मिडिल लमेले से प्लाज्मोडेस्माटा गुजर सकता है जो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ते हैं. हम यहाँ तक की एनसीईआरटी भी रीडिंग कर लिए और नोट्स भी पढ़ लिए, एक्सप्लेनेशन भी सुन लिए. अब हम यहाँ तक के क्या कर लेंगे? क्वेश्चंस कर लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल्स differ from animal cells. Option A, cell wall. Option B, plastid. Option C, a large central vacuole. Large central vacuole. Option D, all of this. All of this. प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल के पास ऐसा क्या पाया जाता है जो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता? क्या सेल वॉल प्लांट्स के अंदर पाया जाता? हाँ, पाया जाता. प्लास्टिड पाए जाते और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट्स के पास पाए जाते. तो ये तीन भी चीजें पाए जाते. तो ऑप्शन डी करेक्ट है. कहीं को बोले तो ऑल ऑफ दिस, यानी सेल वॉल भी प्लांट के अंदर पाया जाता, प्लास्टिड भी पाया जाता और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ दिस. अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स which are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration, that is from lower to higher concentration. Such transport is called option A, active transport. Diffusion. Example, diffusion. Option B, passive transport. Example, diffusion. Option C, active transport. Example, Na plus K plus pump. Option D, osmosis. A type of
सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। क्वेश्चन से हमें क्या पूछ रहा, मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अतराफ, किसके खिलाफ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जो लोअर से हायर पे जाते हैं वैसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं। क्या हम वैसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। क्या उसका एग्जाम्पल डिफ्यूजन है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हम ऐसी चीज को बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑस्मोसिस, क्या ऑस्मोसिस है, नहीं, ऑस्मोसिस तो आते ही नहीं पार्ट में, एक्टिव और पैसिव ही रहता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं हम उसको, हाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है, Na+K+ फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग is absent in algae cell wall। ऑप्शन ए ग्लैक्टन, ऑप्शन बी मन्नान, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन आल्गल सेल, आल्गल सेल वॉल के अंदर क्या नहीं पाया जाता, क्या ग्लैक्टेंस आल्गल सेल के अंदर नहीं पाया जाता, ये पाया जाता। तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग है। मनांस, क्या मनांस सेल वॉल आल्गल के अंदर पाई जाती है, हाँ पाई जाती। सेल्यूलोज भी पाई जाती, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये तीन भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पेप्टिडोग्लाइकन आल्गल सेल वॉल की एक कोई भी चीज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।